गर्म कोट बेदी साहब का ये अफसाना है। ये मजमूए का नाम भी है, तकरीबन कोई 110 पेजेस पर ये छपा, बहुत शानदार मजमुआ है। ये सारा पढ़ने वाला है। मैंने देखा है मेराज दीन टेलर मास्टर की दुकान में बहुत से उम्दा उम्दा सूट अवेज़ा होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गर्म कोट बिल्कुल फट गया है और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गर्म कोट ज़रूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे की तफरी क्लब में जाने से गुरेज करूं तो मुमकिन है मुझे गर्म कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि क्लब में जब संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वर्स्टेड मेरे समंदे तखय्युल यानी उसके घोड़े जो मेरे तखय्युल में दौड़ते हैं पे ताज़ियानियाँ लगाते हैं, तो मैं अपने कोट की बोसीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूँ। यानी वो पहले से कहीं ज़्यादा फट गया है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली क्लर्क को अपनी बहुत सी ज़रूरियात तर्क करना पड़ती है और उन्हें जिगर तक पहुँचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा जूता पहनना पड़ता है। ये गर्म कोट मैंने पर साल दिल्ली दरवाजे से बाहर पुराने कोटों की एक दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मरांजा एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकली सिल्क के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे मरांजा एंड का लेबल लगा हुआ था, मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। इसी दिसंबर की एक शाम को तफरी क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली में से गुजरा। इस वक्त मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी ज़ात कुछ भली मालूम होती है। इस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नज़र आ रहे थे और साड़ियाँ। चंद साल से हर नथु खैरा सूट पहनने लगा है। मैंने सुना है गुज़श्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी ज़ेबाइश का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारे अफलास का बदीही सबूत है। वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं, ऐसी शानो शौकत और ज़ाहरी तकल्लुफ़ात की चंदा परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वर्स्टेड के थानों के थान खुले पड़े थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपये में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूं? लेकिन कुछ अरसा के बाद मेरे दिल में नए कोट का नापाक ख्याल का रद्द-ए-अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन पकड़कर इसे बाल देने लगा। चूँकि तेज़ चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के खारजी असरात मेरे कोट ख़रीदने के इरादे को पाया तकमील तक पहुँचाने से कासर रहे। मुझे तो इस वक्त अपना वो कोट भी सरासर मुकल्लफ नज़र आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मुकल्लफ से मुराद है कि वो भी मुझे जो है भारी लगने लगा, गर्म ज़्यादा लगने लगा। ये भी मैं उतार फेंकूँ। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा है, जो शख्स हकीकतन अमीर हों वो ज़ाहरी शान की चंदा फ़िक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हों उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज़ भी तकल्लुफ़ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था कि मैंने घबरा कर ज़ाती तज्जिया छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुँचा। शमी, उसकी बीवी, शमी मेरी बीवी मेरी मुंतज़र थी। आटा गूंदते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफ़ा लकड़ियां गीली भेजी थी। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज़्यादा फूंके मारने से गीली लकड़ियों में से और भी ज़्यादा धुआं उठा। शमी की आंखें लाल अंगारा हो गई, इनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा, इन पुरनम आँखों के लिए मंगल सिंह तो क्या, मैं तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। बहुत तगो-दो के बाद लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चटकने लगी। आखिर उन पुरनम आँखों के पानी ने मेरे गुस्से की आग बुझा दी। शमी ने मेरे शाना पर सर रखा और मेरे फटे हुए गर्म कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी सी आवाज़ से कहा, हाँ सी दूँ, यहाँ से सी दो। अगर कोई एक आध तार निकल कर रफू कर दो तो क्या कहने हैं। कोट को उल्टाते हुए शमी बोली, अस्तर को तो मोई टिड्डियाँ चाट रही हैं, नकली रेशम का है ना। ये देखिए। मैंने शमी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने की बजाय तुम मेरे पास बैठो। शमी,
देखती नहीं हो दफ्तर से आ रहा हूँ, ये काम तुम इस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊँ। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया। बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूँ। इस मरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है। आंखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंखें इन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। वर्स्टड के थानों के थान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पश्मा मुन्नी भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। उसकी हरकत कथाकली मदरा से ज़्यादा कैफ अंगेज थी। मुझे देखती हुई पश्पा मनी ने अपना नाच और गाना ख़त्म कर दिया। बोली, बाबूजी आप आ गए। आज बड़ी बहन जी ने कहा, उस्तानी थी उनकी, मेज़ पोश के लिए 2 सूती लाना और गर्म कपड़े पर काट सिखाई जाएगी। गुनिया माप के लिए और गर्म कपड़ा खरीदना, यानी कि ये वो दर्जन के जो काम होते हैं, गुनिया, कपड़ा और उस्तर की बात हो रही है। चूँकि इस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने ज़ोर से एक चपत इसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्म जली को हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूँ। वो पश्पा मनी का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफ आदत ऊंची आवाज़ से कहा, शम्मी काम गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो अभी, किसी तरह करो। ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियाँ जला लेती हो तुम्हारी आंखें। हाँ, याद आया, देखो तो पश्पा मनी कैसे रो रही है। पुप्पी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची, क्या कहा था तुमने? बोलो तो। 2 सूती गनिया माप के लिए और काट सीखने को गर्म कपड़ा। बच्चू नाम है बेटे का उसका। नन्ना भी तो ट्राईसाइकिल का राग लापता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा। इसे गुब्बारा ना ले दूंगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना? कितना रोया होगा बेचारा। शम्मी कहाँ बच्चू? जी सो रहा है, शम्मी ने सहमे हुए जवाब दिया। अगर मेरे गर्म कोट के लिए तुम इन मासूमों से ऐसा सलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह ही क्या है? फिर मैंने दिल में कहा, क्या ये सब कुछ मेरे गर्म कोट के लिए हो रहा है? शम्मी सच्ची है या मैं सच्चा हूँ? पहले मैंने कहा दोनों, मगर जो सच्चा होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। मैंने तो खुद ही दबते हुए कहा, जी तुम खुद भी उस दिन काफूरी रंग के मीनाकार कांटों के लिए कह रही थी ना? हाँ जी, कह तो रही थी, मगर इस वक्त तो मुझे अपने गर्म कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक बड़ा खजाना मालूम हो रहा था। दूसरे दिन शम्मी ने मेरे कोट कोहनियों पर से रफू कर दिया। एक जगह जहां पर से कपड़ा बिल्कुल उड़ गया था, सफाई और एहतियात से काम लेने के बावजूद सिलाई पर बदनुमा सिलवटें पड़ने लगी। उस वक्त मिराज दिन टेलर मास्टर की दुकान मेरे जहन में घूमने लगी और मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी थी। मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी अक्सर मुझे मुसीबत में डाले रखती है। मैंने दिल में कहा, मिराज दिन की दुकान पर ऐसे सूट भी तो होते हैं जिन पर सिलाई समेत 100 रुपये से भी ज़्यादा लागत आती है। मैं एक मामूली क्लर्क हूँ। इसकी दुकान में लटके हुए सूटों का तसव्वुर करना अब्स बेकार। यानी कि मुझे फारग पाकर शम्मी मेरे पास आ बैठी और हम दोनों खरीदी जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त बनाने लगे। जब माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। पुष्पा मनी और बच्चू आ गए, आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ मेरी नज़र उठी। चूल्हे में लकड़ियां धड़ धड़ जल रही थी और इधर शम्मी की आंखें भी 2 चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थी। मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है। वो शहतूत के डंडे जल रहे हैं और खोखा। शम्मी ने कहा, और ओपले? जी हाँ, ओपले भी। मंगल सिंह देवता है। शायद मैं भी अनकरीब गर्म कोट के लिए अच्छा सा वर्स्टेड खरीद लूँ ताकि तुम्हारी आंखें यूं ही चमकती रहें, उन्हें तकलीफ ना हो। इस माह की तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं, अगले माह ज़रूर। जी हाँ, सब सर्दी गुजर जाएगी, जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पा मनी ने कई चीज़ें लिखाई। 2 सूती गुनिया माप के लिए गरम ब्लेजियर, सब्ज रंग का एक गज मुरब्बा, DMC के गोटे की मगजी और अमरतियाँ और बहुत से गुलाब जामुन।
मोई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज़ थी। मैं चाहता था कि यूनानी दवा खाने से अतरीफल ज़मानी का एक डिब्बा भी ला रखूं। दूध के साथ थोड़ा सा पीकर सो जाया करूंगा। मगर मुई पुष्पा ने इसके लिए गुंजाइश ही कहाँ रखी थी। और जब पुष्पा मनी ने कहा गुलाब जामुन तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहाँ छुपा दूंगा जहाँ सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है। और पुष्पा मनी से कहूँगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। और ओहो, इस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन ना पाकर उसकी अजीब कैफियत होगी। फिर मैंने सोचा बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राईसाइकिल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मरतबा अपने आप से सवाल किया। अतरीफल ज़मानी शम्मी बच्चू को पचकारते हुए कह रही थी, बच्चू बेटी को ट्राईसाइकिल ले दूंगी अगले महीने। बच्चू बेटी सारा दिन चलाया करेगी ट्राईसाइकिल, पुप्पी मुन्ना कुछ नहीं लेगा। बच्चू चलाया करेगी और पुप्पी मुन्ना नहीं मिलेगा। और मैंने शिम्मी की आंखों की कसम खाई है कि जब तक ट्राईसाइकिल के लिए 6-7 रुपए जेब में ना हो मैं नीले गुंबद के बाज़ार से नहीं गुजरूंगा। इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाज़ार से गुजरना बहुत मायूब है। ख्वामखा अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी ज़ात से नफरत पैदा होगी। उस वक्त शम्मी बेल्जिमी आईने की बेजवी टुकड़ी के सामने अपने कफूरी सफ़ेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से इसके पीछे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तुम बताओ तो जानूं। तुम कह रही हो कफूरी सफ़ेद सूट के साथ वो कफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलादार की बीवी के यहाँ जाऊं तो दंग रह जाए। नहीं तो शम्मी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों के मद्दा होते तो कभी का गरम। मैंने शिम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने ज़रूर ख़रीद लूँगा। जी हाँ, जब सर्दी फिर मैं अपनी इस हसीन दुनिया को जिसकी तख्लीक पर महज 10 रुपये सरफ हुए थे तसव्वुर में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर जी इज्जत आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीमो शहीम जेंटलमैन की गर्दन नकटाई और मुकल्लफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू बिल्ली कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने इन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलस हो गए हैं। इस महीने ना मालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपनी तखय्युल की पुख्ताकारी से मैं शिम्मी की कफूरी सफ़ेद सूट में मलबूस ज़हनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेता। कफूरी सफ़ेद सूट, कफूरी मीनाकार कांटे, कसरत इक़साम के बायस में एक भी ना मुंतखब कर सका। इस वक्त बाज़ार में मुझे यज़दानी मिल गया। वो तफरी क्लब से, जो दरअसल प्रेल क्लब थी, 15 रुपये जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थी तो कुछ ताज्जुब की बात ना थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सिलवटों को छिपाने लगा। निचली बाईं जेब पर 1 रुपये के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैबंद बहुत ही नामौजू दिखाई दे रहा था। मैं इसे भी एक हाथ से छिपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या अजब यज़दानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सलवटें और वो रुपये के बराबर कोट के रंग का पैबंद देख लिया हो। इसका भी रद्द-ए-अमल शुरू हुआ और मैंने दलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है यज़दानी, मुझे कौन सी थैली बख्श देगा। और इसमें बात ही क्या है। यज़दानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा कि वो रफ़ते ज़हनी की ज़्यादा परवाह करते हैं और वर्स्टड की कम। मुझसे कोई पूछे, मैं वर्स्टड की ज़्यादा परवाह करता हूँ और रफ़ते ज़हनी की कम। यज़दानी रुखसत हुआ और जब तक वो नज़र से ओझल ना हो गया मैं गौर से इसके कोट की नफीस वर्स्टड को पुश्त की जानब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पा मनी के गुलाब जामुन और अमरतियाँ खरीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही ना जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए रोगन में कचोरियां खूब फूल रही थी। मेरे मुंह में पानी भर आया, इस तरह जैसे गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पा मनी के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज़ और अतरीफल ज़मानी के ख्याल के बावजूद मैं सफ़ेद पत्थर की मेज़ पर कोहनियाँ टिकाकर बहुत रगबत से कचोरियाँ खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था। नकली रेशम को टिड्डियां चाट गई थी। जेब में हाथ डालने पर इस जगह जहां मरांजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हे में मैं यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सी भेड़ अपनी खूबसूरत
पशम उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका। सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचोरियां के धुआं में से आछे सुर्ख अमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थी और जहन में पुष्पा मनी की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी बाग की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई। इसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन जिसमें से दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे, मगर उस वक्त करीब ही की साल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर ओवर टाइम लगाकर वापस लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मनचले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे। मैंने कहा, पुष्पा मनी के लिए गोटे की मगजी, 2 सूती, गुलाब जामुन और शम्मी के लिए कफूरी मीनाकार कांटे ना खरीदने से बढ़कर कोई गुनाह सरजद हो सकता है? किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई है। जी तो चाहता है कि मैं भी कुदरत का एक शाकार तोड़ फोड़ के रख दूं, मगर पानी में कश्ती रान लड़का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज्यादा कहीं नहीं होता। सारा पानी तो ऊपर से अपर बारी दबाव ले लेती है और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ नहीं पिघलती। दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा और नहायत बेदिली से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पा मनी और बच्चू नन्ना बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शमी चूल्हे के पास शहतूत के नीम जान कोयलों को तापती हुई कई मर्तबा ऊँगी और कई मर्तबा चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठटक गई। इसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से निकाल लिया। शिम्मी सब कुछ समझ गई। वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही ना सकी। मैंने कोट खोंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शिम्मी बैठ गई और हम दोनों सोते हुए बच्चों और खोंटी पर लटकते हुए गर्म कोट को देखने लगे। आखिर शम्मी ने मेरा इंतजार किए बगैर वो कफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी मुतगैर ना होती। यजदानी और संता सिंह तफरी क्लब में प्रेल खेल रहे थे, यानी ये जुए की किस्म है। उन्होंने 2-2 घूंट ही पी भी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे, मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम ना थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से एक आध घूंट ज़बरदस्ती मुझे भी पिला दिया। शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रिफ़त ज़हनी की वर्स्टट से ज़्यादा परवाह करते हैं। अगर मैं घर में इस दिन शम्मी को वही कफूरी सफ़ेद सूट पहने हुए देख कर ना आता तो शायद प्रेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी ना चाहता। मैंने कहा, काश मेरी जेब में 1-2 रुपये होते। क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपए बना लेता, मगर मेरी जेब में तो कुल 4.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह नहायत उम्दा वर्सट के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरी क्लब को प्रेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। इस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नज़दीक गुनाह है। इस हिसाब से प्रेल खेलने के लिए तो उसे अपनी गिरा से दाम दे देने चाहिए। ही अंदरूनी कीसा बाएं निचली जेब कोट में पुश्त की तरफ मुझे कोई कागज सरकता हुआ मालूम हुआ। इसे सरकाते हुए मैंने दाईं जेब के सुराख के नज़दीक जा निकाला। वो 10 रुपए का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तय के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही अंदर गुम हो गया था। इस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम लिया। मैं इसकी ख्वाहिश के मुताबिक प्रेल व्रेल ना खेला, नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर शम्मी ने कफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं ही दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तख्लीक में 10 रुपए से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीज़ों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से कागज़ छीन कर पुर्जे पुर्जे कर दिया और बोली, इतने किले मत बनाइए, फिर नोट को नज़र लग जाएगी। शम्मी ठीक कहती है, मैंने सोचते हुए कहा। ना तखय्युल इतना रंगीन हो और ना महरूमी से इतना दुख पहुँचे। फिर मैंने कहा, एक बात है शम्मी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम ना हो जाए। तुम्हारी खीमो पड़ोसन बाजार जा रही है, इसके साथ जाकर तुम ये सब चीज़ें खुद ही खरीद लाओ। कफूरी मीनाकार कांटे, DMC के गोले, मगजी और देखो पोपी मुन्ना के लिए गुलाब जामुन ज़रूर लाना, ज़रूर।
शम्मी ने खीमों के साथ जाना मंजूर कर लिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीरे का एक नहायत उम्दा सूट पहना। बच्चों के शोरो गोगा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन मैं अरसा तक बच्चू नन्हे को उसकी माँ की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कोल की गुसल खाने की नीम छत पर सब जगह से उसे ढूंढता फिरा। मैंने पुचकारते हुए कहा, वो ट्राईसाइकिल लेने गई है, नहीं जाने दो, ट्राईसाइकिल गंदी चीज़ होती है, अख्तू गुब्बारा लाएगी बीबी तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बच्चू बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली ए गंदी। मैंने कहा, कोई देखे तो कैसा बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पा मनी को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पोपी मुन्ना आज गुलाब जामुन जी भर कर खाएगा ना। इसके मुंह में पानी भर आया। वो गोदी से उतर पड़ी, बोली ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हूँ। बच्चू रोता रहा। पुष्पा मनी कथाकली मदरासे ज़्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे तख़य्युल की परवाज़ से कौन रोक सकता था। कहीं मेरे तख़य्युल के किले ज़मीन पर ना आ रहे। इसी डर से तो मैंने शिम्मी को बाज़ार भेजा था। मैं सोच रहा था शिम्मी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज रोड की नुक्कड़ पर होगी, अब गंदे इंजन के पास। और एक नहायत धीमे अंदाज से जंजीर हिली। शिम्मी सचमुच आ गई थी दरवाजे पर। शिम्मी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपये खीमों से उधार लेकर भी खर्च कर डाले हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चों, पोपी मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ ना था। उसने मेज़ पर बंडल खोला। वो मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वर्स्टेड। पुष्पा मनी ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने ज़ोर से एक चपेट उसके मुंह पर लगा दी।